राजस्थान में उपचुनावों की घोषणा हो चुकी है और उपचुनावों की घोषणा होने के बाद से लेकर अब तक वहां पर क्या क्या हलचल हुई है उस पर पूरी अपडेट लेकर आए हैं आज के वीडियो में। This is Offbeat and Personal with Udit. Please like, share and subscribe the channel. नमस्कार। अब वीडियो शुरू करते हैं और जयपुर से चलते हैं सबसे पहले दौसा विधानसभा क्षेत्र की तरफ। दौसा से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिया है। जगमोहन मीणा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, जो कि पूर्व में आरएएस अधिकारी रहे हुए हैं और अगर रेफरेंस कॉलम की बात करें तो वो किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं। भाजपा लंबे समय से यहाँ से शंकरलाल शर्मा को टिकट देती आई है। शंकरलाल शर्मा दौसा से जीते भी हैं तो लगातार फिर हार गए। उम्र भी हो चली है, इसलिए किसी नए प्रत्याशी की उम्मीद तो सब लोग लगा रहे थे, पर जनरल की सीट पर भाजपा ने एक एसटी का प्रत्याशी उतारा है। देखते हैं दौसा के अंदर इसका क्या असर रहता है। कांग्रेस अभी विचार विमर्श के मोड़ पर है, अभी कोई प्रत्याशी उन्होंने घोषित नहीं किया है, पर एक चीज तो तय है कि प्रत्याशी जो भी आएगा, दो बड़े मीणा लीडर्स के बीच में सीधा सीधा चुनाव दौसा का होने वाला है। यहां से किरोड़ी लाल मीणा तो कांग्रेस से मुरारी लाल मीणा। लग ऐसा भी रहा है कि कांग्रेस जनरल से किसी को प्रत्याशी बना सकती है और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस फाइट में पूरी तरीके से बरकरार रहेगी, मुकाबला सीधा होगा। एक समीकरण और बन रहा है इस सीट पर, दोनों ही मुख्य पार्टी है जनरल समाज से मुंह फेर लें तो एक यूनाइटेड जनरल का प्रत्याशी भी इस सीट पर आ सकता है। उसके आने से कितना असर पड़ेगा या वो किसके वोट काटेगा, ये तो देखने लायक होगा और चुनाव और भी रोचक हो जाएगा। ये तो है दौसा सीट की स्थिति। अब आगे से चलते हैं अलवर के रामगढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यहां से खुशवंत सिंह को टिकट दी है। खुशवंत सिंह जो पिछली बार चुनाव लड़े थे आजाद समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे जय आहूजा। जब से टिकट अनाउंस हुई है, जय आहूजा ने विरोध के स्वर बुलंद कर रखे हैं। उनका ये कहना है कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है जिसने पिछले चुनाव के अंदर जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ा था, बहुत प्रोपेगेंडा बिखेरा और प्रोपेगेंडा के अंदर उसने भारतीय जनता पार्टी के झंडे जलाए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं के पोस्टरों को फाड़ा गया। ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दी है और जो उन्होंने बैठक बुलाई थी, वहां से एक खबर ये भी आई है कि सारे मंडल अध्यक्षों ने जय आहूजा के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। वैसे तो जय आहूजा विचारधारा के व्यक्ति हैं, मुझे नहीं लगता कि भाजपा को मुश्किल आएगी उनको मना लेने में, पर पूर्व में अगर ऐसी घटना हुई है तो भाजपा के कार्यकर्ता ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं मन में कसक तो रहेगी। तो खुशवंत सिंह को थोड़ा समय लगेगा उन्हें भाजपा के कार्यकर्ताओं को पूर्व में हुई इन घटनाओं को भुला देने के लिए समझाने के लिए। अगर कांग्रेस की बात करें तो रामगढ़ विधानसभा, वैसे तो चुनाव बाद में भी हो सकता था, पर चुनाव आयोग का निर्णय है, चुनाव आयोग साथ में चुनाव करा रहा है। यहाँ से विधायक का इंतकाल हुए ज्यादा लंबा समय हुआ नहीं है। सिंपैथी कार्ड की बात करें तो हाँ, सिंपैथी जनता की कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ हो सकती है अगर प्रत्याशी परिवार से ही आता है। सिंपैथी के वोट, क्योंकि यहाँ पर मेवात क्षेत्र है और मेवात क्षेत्र के अंदर मुस्लिम बाहुल्यता है, मुस्लिम बाहुल्यता की वजह से कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद पूरी है। जय आहूजा अगर मानते नहीं है, वो चुनाव लड़ते हैं तो त्रिकोणीय संघर्ष के तो मुझे चांस कम लगते हैं, पर फिर भी वो कुछ वोट तो भाजपा के ही लेकर जाएंगे। जब तक कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं देती है तब तक रामगढ़ विधानसभा में आगे क्या होगा यह देखने लायक होगा। वर्तमान में खुशवंत सिंह के पास पूर्ण समय है कि वो भाजपा के नाराज कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उन्हें अपनी बात समझा सके, लामबंद कर सके और पार्टी की जीत के लिए तैयार कर सके। अब चलते हैं रामगढ़ से सीधे झुंझुनू की तरफ। झुंझुनू से भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। झुंझुनू से प्रत्याशी उतारा है राजेंद्र भामू को। राजेंद्र भामू पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, वो चुनाव हारे थे। पिछला चुनाव बबलू चौधरी लड़े थे। जब से राजेंद्र भामू को टिकट अनाउंस हुई है, चौधरी ने भी बगावत के सुर मुखर कर रखे हैं। उनका कहना है कि वो 23 तारीख को नामांकन भरेंगे। खैर देखते हैं कि भाजपा
इस बगावत को मना लेती है या नहीं मना पाती है। वैसे तो चांसेस ज्यादा है कि वो मना लेंगे, क्योंकि भाजपा अभी सत्ता में है और सत्ता दल के पास बहुत कुछ होता है बगावती प्रत्याशियों को देने के लिए। अगर वो उसे मना लेते हैं तो राजेंद्र भांबू के लिए थोड़ी और आसानी हो जाएगी। कांग्रेस से अगर ओला परिवार में टिकट जाता है तो ओला परिवार की तो ये सीट रही है, तो वो तो अपने आप में मजबूत है ही। पर अगर पिछले दिनों हुई मुस्लिम महापंचायत की बात करें, अगर वहां से कोई प्रत्याशी आता है और वो एआईएम या बसपा से टिकट ले आता है, तो हो सकता है कि ज्यादा डेंट कांग्रेस को वो प्रत्याशी लगाए, जिससे राजेंद्र भांबू की स्थिति थोड़ी मजबूत हो जाए। अगर बबलू चौधरी उस समीकरण में भी खड़े रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा वोट बटोर पाएंगे। राजेंद्र भांबू के साथ में एक मैसेज अगर पार्टी चलाए तो ज्यादा उम्मीद है कि उन्हें मत भी ज्यादा मिलेंगे और वो चुनाव जीत सकते हैं। वो मैसेज ये है कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पास में या जाट विधायकों की कमी है। अगर राजेंद्र भांबू चुनाव जीतते हैं तो वो मंत्री की रेस में सबसे आगे खड़े मिलेंगे, ज्यादा काम कर पाएंगे। अगर ये मैसेज जनता तक जाता है तो क्या पता भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू की ये सीट पर इस बार कमल खिला दे। अब झुंझुनू से सीधे रुख करते हैं खींवसर पर। अब तक मैंने जिन सीटों की बात करी है उसमें से सबसे बढ़िया प्रत्याशी अगर कहें भाजपा ने दिया है तो वो है रेवत राम डांगा। रेवत राम डांगा का जब से ऐलान हुआ है ना तो कोई विरोध के स्वर नजर आए हैं, ना ही कोई गुटबाजी नजर आई है। हर ओर भाजपा का कार्यकर्ता खुश है, एकजुट है, साथ होकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। रेवत राम डांगा के पास पूर्ण समय है, क्योंकि अभी हनुमान बेनीवाल और आरएलपी गठबंधन को लेकर एक उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। वो कांग्रेस के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे ये स्थिति क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि आरएलपी का ये मानना है कि उन्हें खींवसर की सीट तो उनकी है ही, उन्हें देवली उनियारा की सीट भी अगर वो गठबंधन में आते हैं तो उन्हें मिलनी चाहिए। उसके समर्थन में जो वो तर्क देते हैं वो तर्क ये है कि पिछले चुनाव में उन्होंने प्रत्याशी उतारा था देवली उनियारा से, जो 20,000 से ज्यादा मत लेकर गया था। इतना मत ले जाने की वजह से उनका मानना है कि आरएलपी पार्टी वहां पर एक वजूद रखती है। आरएलपी पार्टी को देवली उनियारा से मौका मिलना चाहिए, कांग्रेस को उसका समर्थन करना चाहिए। वैसे तो देखने में कम ही आया है कि कोई राष्ट्रीय दल किसी क्षेत्रीय दल को में चुनावी राजनीति में इतनी स्पेस दे, पर ये आपसी सामंजस्य का विषय है। अगर समझौता बैठ जाता है तो क्या पता दोनों सीटों पर आरएलपी अपने उम्मीदवार को उतारे। फिर भी भाजपा सबसे ज्यादा मजबूत खींवसर में नजर आ रही है। अब आगे चलते हैं आदिवासी अंचल उदयपुर की सलुम्बर सीट पर। सलुम्बर सीट से अमृतलाल मीणा विधायक थे, उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद में सीट खाली हुई गई। उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वैसे तो अमृतलाल मीणा को लेके पूरे क्षेत्र में सहानुभूति है। उस सहानुभूति के सहारे भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अंदर प्रचार कर सकती है। उनकी पत्नी लोगों के बीच में जाकर अमृतलाल मीणा के नाम पर वोट मांग सकती है और उस सहानुभूति का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीत सकती है। पर इन सब के बीच में एक प्रत्याशी है जो पिछली बार चुनाव लड़ा था, भारत आदिवासी पार्टी, जो इस अंचल के अंदर बहुत कम समय में बहुत ज्यादा मजबूत हुई। भारत आदिवासी पार्टी के सलुम्बर प्रत्याशी जितेश कटारा की युवा है और जिस दिन से चुनाव की सुगबुगाहट हुई है उस दिन से जनता के बीच में है, बराबर प्रचार कर रहे हैं। और अभी कांग्रेस का प्रत्याशी आया नहीं है, भाजपा के प्रत्याशी अभी हुए हैं, पर जितेश उस दिन से लगे हुए हैं जिस दिन से ये तय हो गया था कि यहाँ पर उपचुनाव होना है, तो उसका फायदा होगा। पिछले चुनाव में 52,000 मत ले जाना कोई छोटी बात नहीं है, तो जितेश कटारा एक अच्छी टक्कर दे सकते हैं। कांग्रेस गठबंधन में आएगी या नहीं आएगी, आती भी है तो भारत आदिवासी पार्टी इन दोनों सीटों पर तो कांग्रेस को जगह देने के लिए राजी नहीं होगी। तो शायद यहाँ पर भी मुझे कम उम्मीद लगती है कि कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बीच में कोई भी समझौता हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया है। प्रत्याशी मजबूत है, पिछली बार से ज्यादा लोकप्रिय है और बराबर की टक्कर दे सकता है भाजपा को।
अब चलते हैं इसी आदिवासी अंचल की सबसे महत्वपूर्ण सीट 84 पर। यहां से भाजपा ने अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। राजकुमार रौत की सीट है ये। राजकुमार रौत जो अब सांसद है, यहां से उन्होंने अनिल कटारा को प्रत्याशी बनाया है। अब आप ये मान लीजिए कि चाहे प्रत्याशी अनिल कटारा है, पर साथ तो राजकुमार राउत की दाव। जय वीरों की जोड़ी बनकर ये प्रचार करेंगे, क्योंकि 84 अगर भारत आदिवासी पार्टी के हाथ से जाती है तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा पूरे देश में कि कहीं ना कहीं सांसद बनने के बाद राजकुमार राउत की पकड़ उनकी सीट पर हल्की हो गई है। खैर, गठबंधन के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस किसे उतारती है, भाजपा के भी अभी प्रत्याशी का कोई नाम आया नहीं है। अब आगे चलते हैं, जयपुर की तरफ वापस चलते हैं और चलते चलते पहुंचते हैं देवली उनियारा की सीट। देवली उनियारा की सीट राजेंद्र गुर्जर को यहां से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। पहले भी विधायक रह चुके हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, सहज और सरल व्यक्ति हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं में एक खुशी है। पर पिछली बार कर्नल किरोड़ी बैसला के बेटे को टिकट मिली थी, वो विरोध कर रहे हैं इस टिकट का। उस विरोध का क्या बनेगा वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। खैर, यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो सचिन पायलट है। सचिन पायलट का दबदबा है, गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है। ये दोनों मिलकर किस उम्मीदवार को समर्थन करते हैं ये भी मायने रखता है। अगर किसी जनरल को कांग्रेस यहाँ से प्रत्याशी बना देती है तो चुनाव बड़ा रोचक हो जाएगा और कांग्रेस के लिए चुनाव निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि देवली उनियारा भी दौसा की तरह ही एक जनरल सीट है, जहां से अगर किसी जनरल को प्रत्याशी बनाया जाएगा तो हो सकता है कि राजनीतिक समीकरण सही बैठ जाए तो कांग्रेस पार्टी चुनाव निकाल सकती। तो ये अब तक की 7 सीटों पर जो हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने जिन प्रत्याशी को उतारा है, उनको उतारने की वजह से जो बगावती सुर बुलंद हुए हैं, उस पर लेकर अपडेट थी। कांग्रेस वेटिंग मोड पर है। गठबंधन को लेकर कई तरीके की असमंजस की स्थितियां हैं। करना भारत आदिवासी पार्टी को जिन सीटों पर फोकस करना है उस पर उसने उम्मीदवार उतार दिए हैं, वो अपने प्रचार में लगे हुए हैं। अब रह जाती है बात आरएलपी की, वो 3 से किसे टिकट देते हैं, और कांग्रेस की कि कांग्रेस गठबंधन का इंतजार कर रही है या कांग्रेस को थोड़ा और समय लगेगा अपने प्रत्याशी उतारने में। वैसे चुनाव अपने असली रंग में आएगा दिवाली के बाद ही, क्योंकि अभी दिवाली का समय है, सब लोग दिवाली में जुटे हुए हैं। दिवाली के बाद आने वाले 2 हफ्ते इस चुनाव के असली रंग दिखाएंगे। तो अब तक जो हुआ था उसके अपडेट के साथ में मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं तो QIFM करके एक इंस्टीट्यूट है, आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्षों के अनुभवी फैकल्टीज इस इंस्टीट्यूट में है, जो आपको स्टॉक मार्केट की बारीकियों से रूबरू कराएंगे और टेक्निकल एनालिसिस हो या चार्ट पैटर्न हो, उनके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। तो अगर आपकी रुचि है तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स को डायल कर ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और राजनीतिक कंटेंट के लिए तो हम हैं ही। आप लोगों का प्यार बहुत अच्छे से मिल रहा है, इसलिए प्रेरणा की कोई कमी नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ और तब तक जुड़े रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।